हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग सीखेंगे। ये बीएड के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पोर्शन का हिस्सा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना। ठीक है। तो भाषा एक्विजिशन, जिसे हम भाषा अधिग्रहण भी कहते हैं, वो क्या है? यह एक प्रोसेस है जो कि जिसके द्वारा मनुष्य है वो किसी भी भाषा को समझने या समझने की या उसको सीखने की क्षमता प्राप्त करता है। एंड टू प्रोड्यूस एंड यूज सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट, और उसके बाद वो शब्दों का निर्माण, वाक्यों का निर्माण और संवाद करने के लिए, आपस में बात करने के लिए वाक्यों और शब्दों का निर्माण करता है। तो भाषा अधिग्रहण या लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? जो फर्स्ट लैंग्वेज का अधिग्रहण होता है वो बहुत आसान होता है, क्योंकि शिशु जो है, बच्चा जो होता है, वो अपनी मूल भाषा या मातृभाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेता है। वो कैसे ग्रहण करता है? उसका अधिग्रहण के लिए उसे कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने घर में अपने माता पिता को बोलते हुए, अपने भाई बहनों से बात की आवाज को सुनकर वो समझ जाता है। तो भाषा अधिग्रहण क्या है? एक ह्यूमन ट्रेट है, मानव का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग ही है जो कि जितने भी लिविंग बीइंग है उसमें मनुष्य ही केवल भाषा के द्वारा बातचीत करता है, भाषा का प्रयोग करता है। और बाकी सभी जो एनिमल्स है वो भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहली भाषा जो बच्चा सीखता है जन्म लेने के बाद, इसके लिए उसे कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी उसे सीखना नहीं पड़ता। बस वो बातचीत कर करके सीख जाता है, आपस में बोलते हुए। और जब वह बोलता है तो घर के लोग उसे, अगर गलतियां करता है तो उसे टोकते। इस तरह से उसका पहला लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेज होता है, उसका अधिग्रहण बहुत आसानी से हो जाता है। तो भाषा का लर्निंग जो है, फर्स्ट लैंग्वेज का लर्निंग बहुत आसान है। अब नेटिव लैंग्वेज का एक्विजिशन और सेकंड लैंग्वेज के एक्विजिशन में बहुत दिक्कत होती है। नेटिव लैंग्वेज जो होता है, वो मातृभाषा जो होती है, वो बच्चे आसानी से बिना किसी विशेष प्रयत्न के सीख लेता है, बोलते सुनते। लोग उसे सुधारते भी रहते हैं। लेकिन जो नेटिव लैंग्वेज, तो वो कब से शुरू होता है? जब बच्चा कुछ भी बोलना शुरू करता है, बड़बड़ाना शुरू करता है। और वो बड़बड़ाना जो होता है, वो जो ध्वनि निकालता है मुंह से, वो अर्ली फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन माना जाता है। वो सबसे प्रारंभिक रूप माना जाता है कि वो लोगों की आवाज को सुनकर रिस्पॉन्ड करता है और उसमें वो क्लियर शब्द नहीं बोलता है। तो वो उनका नेटिव लैंग्वेज में वो जो भी इनपुट वो रिसीव करते हैं उसका वो रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन जो होता है, वो बहुत अलग समय में और अलग परिस्थिति में होता है। चाहे तो वो स्कूल में हो, सोसाइटी में जब वो लोगों से मिलता है, अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, तब उसे दूसरी भाषा का ज्ञान होता है या और दूसरी भाषा का वो अधिग्रहण करता है। उसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या क्या चीज होता है? भाषा अधिग्रहण के लिए हमें वाक्यों के संरचनाएं, उनके ग्रामर के रूल्स और उनका प्रतिनिधित्व शामिल होता है। तो उसमें हम जब भी लैंग्वेज को एक सफलतापूर्वक भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें क्या क्या चीज जानना पड़ता है? सिंटेक्स, जिसे वाक्य विन्यास कहते हैं, सिंटेक्स वाक्य विन्यास, सिमेंटिक्स जिसमें वह अर्थ होता है, और फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान, मॉर्फोलॉजी आकृति विज्ञान, एंड प्रैग्मेटिक्स जिसे उपयोगितावाद या प्रयोजनवाद भी कहते हैं। तो एक एक करके हम अब इनको समझेंगे। तो सिंटेक्स, सबसे पहले है सिंटेक्स, जिसको कि हम कहते हैं नियम जो है होते हैं भाषा को समझने के। सिंटेक्स क्या है कि ग्रामर बतलाता है। सिंटेक्स से हमें पता चलता है कि कोई भी भाषा का किस व्याकरण क्या है, किस तरह से शब्दों को लिखा जाता है। तो सब भाषा सिंटेक्स में वाक्य जो होता है, लैंग्वेज किस जो भी भाषा होती है कुछ रूल से गवर्न होती है, कुछ नियम से वो शासित होता है। और जिन नियमों का पालन नहीं करने से क्या होता है कि भाषा में गड़बड़ी होती है। भाषा क्या हो जाता है? एक गड़बड़ शब्दों का एक
जखीरा हो जाता है जिसका कोई वो मीनिंगफुल नहीं होता है। तो इसलिए ये जिसे समझने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए भाषा जो है बिना नियमों के और बिना ग्रामर के अगर यूज की जाए तो वो उपयोगी नहीं होती है। तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स रेफर्स करता है ग्रामर को। ठीक है, सिंटेक्स का भी हमने हिंदी देखा था, दैट इज नोन एज वाक्य विन्यास, है ना। वाक्य विन्यास जो शब्दों का जो निर्माण होता है वाक्य का, उसमें वो ग्रामर का यूज होता है और ग्रामर के आधार पर शब्द जो सब्जेक्ट उसमें क्या क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट कोई सेंटेंस बनने के लिए हमें क्या क्या चीज का प्रयोग करना होता है, तो उसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेट। ठीक है, या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेडिकेट। और इसको हम ऐसे कर सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, एंड वर्ड से भी सब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस। जैसे राम ईट्स ब्रेड, इसमें तीनों चीजें सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। और नाउन और प्रोनाउन और वर्ब से भी हम बना सकते हैं। तो राम गोज, ये भी एक सेंटेंस बन गया, राम जाता है। प्रोनाउन से ही कम्स, वो आता है। तो इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। तो जब भी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सबका प्रयोग करके हम सब एक सेंटेंस बनाते हैं। तो एक कंप्लीट सेंटेंस जो होता है, कंप्लीट थॉटफुल सेंटेंस में क्या जरूरी है? एक कंप्लीट सही सेंटेंस के लिए सिर्फ दो चीजें जरूरी है, उससे भी सेंटेंस बन जाता है। एक नाउन या प्रोनाउन और उसके साथ वर्ब या एंड प्रेडिकेट और वर्ब। तो जो है कि कोई भी नया शब्द सीखने के लिए और मीनिंगफुल, उसके meaningful units are combined to create a sentence is known as syntax। जब भी हम वर्ड्स को ये तीन वर्ड्स को लेकर हमने एक सेंटेंस बनाया, तो मीनिंगफुल वर्ड्स को लेकर मीनिंगफुल यूनिट्स में हम उसको कंबाइन किए, तब यह एक मीनिंगफुल शब्द बना जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। अगर इसको हम क्या लिख दे, राम ब्रेड ईट्स, तो ये क्या होगा? मीनिंगफुल होगा, इसका भी अर्थ निकलेगा। लेकिन राम रोटी खाता है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेडिकेट सही नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर हर लैंग्वेज का स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का। तो हिंदी में होगा राम रोटी खाता है। अब हिंदी में होने से ऐसा हो गया राम ब्रेड ईट्स। तो यहाँ और इंग्लिश में होगा राम ईट्स ब्रेड। तो यहाँ पर ये सही है, ये सही है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्या है कि सिंटेक्स जो है वो अलग तरीके का है। हर भाषा का सिंटेक्स अलग होता है। तो हर लैंग्वेज का स्पेसिफिक अरेंजमेंट है वर्ड्स का और फ्रेजेस का। तो स्पेसिफिक वे में ये जो एलिमेंट्स है इनको अरेंज किया गया है। राम ईट्स ब्रेड, ये तीन एलिमेंट्स है, इनको स्पेसिफिक तरीके से अरेंज किया गया है, एक निर्दिष्ट व्यवस्था में इनको रखा गया है। तो इससे क्या होता है, यह एक मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस बनता है, एक अर्थपूर्ण और समझने योग्य वाक्य का निर्माण हुआ। तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स रूल्स है जो कि किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट होने की गारंटी देता है। सिंटेक्स से पता चलता है कि ये कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस जो है वो व्याकरण की दृष्टि से सही है। तो सिंटेक्स रूल्स है। सिंटेक्स क्या है? नियम है, रूल्स है, जो कि क्या बताता है, क्या इंश्योर करता है, किस चीज की गारंटी देता है कि सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब व्याकरण की दृष्टि से सेंटेंस सही है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सही सेंटेंस का प्रयोग करना जरूरी है। इसलिए सिंटेक्स फॉरमोस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट
पॉइंट है। उसके बाद आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या बताता है? सिमेंटिक्स हमें शब्दों का अर्थ बताता है। लैंग्वेज का शब्द का, किसी भी फ्रेज का, सेंटेंस का क्या अर्थ है, ये हमें सिमेंटिक्स से पता चलता है। तो ये शब्दार्थ है। सिमेंटिक्स क्या है? शब्दार्थ है, जो शब्दों के और वाक्य के अर्थ को बताता है। यह बताता है कि किस तरह से कोई भी भाषा अर्थ को व्यक्त करती है। तो सिमेंटिक्स क्या है? यह जो है ये लेक्सिकोलॉजी का एक ब्रांच है। लेक्सिकोलॉजी का ब्रांच जो कि हमें क्या बताता है? ये लेक्सिकोलॉजी क्या है? लिंग्विस्टिक का ब्रांच है भाषा का, जो बताता है लेक्सिकॉन ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज, किसी भी भाषा का लेक्सिकॉन। बताता है मतलब क्या है कि वर्ड क्या है? वो एक एक वर्ड जो है ये बताता है कि सब मीनिंगफुल यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का, जो कि हर वर्ड अपने आप स्टैंड कर सकता है और वो स्मॉल कंपोनेंट से बनता है। तो एक वर्ड जो है इसमें एक वन वर्ड इज मेड ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, उसे हम मॉर्फिम्स कहते हैं, जिसे हम मॉर्फिम्स कहते हैं। तो मॉर्फिम्स आगे के उदाहरण में है। तो इसमें क्या है? जैसे दिस, ये एक वर्ड है, इसमें क्या क्या शब्द है? स्मॉल कंपोनेंट ऑफ मॉर्फिम क्या हुआ? एक है टीएच, एक है आई, एक है एस। तो इस तरह से 3 मॉर्फिम्स इसमें प्रयोग किया गया है, एक ये। तो ये वर्ड जो है ये लेक्सिकोलॉजी का ये ब्रांच है लिंग्विस्टिक का, जो बता रहा है किसी भी विशेष भाषा का लेक्सिकॉन को एनालाइज करता है। तो ये और स्मॉलर यूनिट को फोनीम्स कहते हैं। तो ये लेक्सिकोलॉजी क्या बताता है? हमें बताता है वर्ड के हर लेटर का फीचर वर्ड का फीचर, कि किस तरह से ये बना है। हर वर्ड का फीचर बता रहा है कि किस तरह से ये बना है, क्या इसका ओरिजिन है, किस तरह से ये यूज होता है। तो ये भी बताता है कि वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो लिंग्विस्टिक में लेक्सिकन जो है किसी भी भाषा का, वो लेक्सिम से बना होता है। लेक्सिकॉन लेक्सिम से बना होता है। अब सवाल उठता है कि लेक्सिम क्या है? वो मीनिंग है, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। लेक्सिकॉन जो है एब्स्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है। तो ये हमें बताता है कि वर्ड का जो सेट है उसका क्या अर्थ है। तो लेक्सिकोलॉजी हमें ये बताता है कि किस तरह से हम वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं और उसके पैटर्न को हम समझ सकते हैं। तो सिमेंटिक क्या है? लेक्सिकोलॉजी का ब्रांच है जिसमें कि वर्ड को हम ब्रेक करके उसके ओरिजिन को और उसके अर्थ को समझते हैं। तो ये लेक्सिकोलॉजी का ब्रांच है जो किस चीज वर्ड के मीनिंग को अध्ययन करता है। और सिंटैक्स का यहाँ सिंटैक्स का मतलब हुआ कि ग्रामर को भी, कि किस तरह से वो शब्दों का अलग अलग अर्थ बताता है। सिमेंटिक्स सिंटैक्स के साथ काम करता है क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड कैन डिफरेंट मीनिंग, जो अलग अलग अरेंजमेंट होगा वर्ड का वो अलग अलग मीनिंग बताते हैं। तो मीनिंग क्या होता है कि वर्ड का अरेंजमेंट अलग होने से, जैसे आगे हम देखेंगे इसका उदाहरण, कि अलग अरेंजमेंट होने से उसका कैन क्रिएट डिफरेंट मीनिंग। तो मीनिंग बदल सकता है कि किस पर आधारित होता है। मीनिंग शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो उसके आधार पर उसके अर्थ बदल सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग शब्द का जो मतलब होता है वो अलग स्थान पर और अलग रूप में उसका मतलब भी बदल जाता है।
तो जिसे हम फोनोलॉजी कहते हैं, ध्वनि विज्ञान के रूप में उसका प्रयोग होता है। जैसे सिमेंटिक को हम समझने के लिए एक एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स को हम सिमेंटिक कहते हैं। शब्दार्थ क्या है? भाव या कथन का अर्थ है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि डेस्टिनेशन और लास्ट स्टॉप का मतलब तकनीकी रूप से एक ही चीज है कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ तक जाना है, या लास्ट स्टॉप कहाँ है जहाँ आप उतरेंगे। तो ये ऐसे सोचो तो दोनों का मतलब सेम है। लेकिन स्टूडेंट जो हैं सिमेंटिक पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे कि वो हर सूक्ष्म रंग का विश्लेषण, हर शब्द के सूक्ष्म पाठ का विश्लेषण करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे, तो उसे कहते हैं सिमेंटिक। लेक्सिकोलॉजी में वो हर शब्द के अर्थ को, उसको तोड़कर उसके अर्थ को समझेंगे। तीसरा आता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी अभी हमने देखा कि शब्दों को तोड़ तोड़ कर जो देखते हैं उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। तो ये लिंग्विस्टिक का वह ब्रांच है जो बताता है कि कैसे किसी भाषा या बोली को हम व्यवस्थित रूप से ध्वनियों, किसी भी भाषा या बोली के ध्वनि को हम किस तरह से व्यवस्थित करते हैं। तो ये क्या है? ये हमें बताता है लेवल ऑफ साउंड्स, मतलब ध्वनि का स्तर, लेवल ऑफ साउंड्स, ध्वनियों का स्तर, किस स्तर पे साउंड किस तरह का आ रहा है, साउंड पैटर्न, ध्वनि का क्या पैटर्न है, ये बताता है। तो हमें जो बता रहा है कि स्पीच स्ट्रक्चर, जिसमें हम बोल रहे हैं, तो वाक संरचना, जब बोलते हैं तो द स्टडी ऑफ स्पीच स्ट्रक्चर किसी लैंग्वेज में दोनों चीज को इंक्लूड करता है कि बेसिक स्पीच कैसा है, उसका पैटर्न क्या है, और इसमें किस तरह का रूल अपनाया गया है, प्रोनाउंसिएशन को के लिए कौन सा रूल अपनाया गया है। तो जब हम किसी स्पीच, किसी भी साउंड पैटर्न को या किसी भी इस लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह का स्पीच का पैटर्न इसमें यूज किया गया है और किस तरह का प्रोनाउंसिएशन का रूल इसमें अप्लाई किया गया है। तो इसे हम कहते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी में साउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे फोनीम कहते हैं। स्मॉल, ये सब क्वेश्चन सी टेट में आता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं? फोनीम। अब जैसे फोनीम में अभी हम उदाहरण दिए थे, अभी इसमें भी देखेंगे कि फोनोलॉजी जो है लिंग्विस्टिक स्टडी में क्या क्या चीज का पता चलता है। तो भाषा का स्वर कैसा है, टोन, इंटोनेशन कैसा है, मतलब जोर से बोल रहे, धीरे से बोल रहे, इंटोनेशन, स्वर क्या है, स्ट्रेस कितना है भाषा में, डिप्स कितना है, गिरावट कितना है, कितना नीचे जा रहा है, कि टोन्स कैसा है, मतलब किस स्वर पर केंद्रित है, हार्श है, सॉफ्ट है, किस तरह का केंद्रित। तो स्पेसिफिक साउंड और साउंड पैटर्न होता है जो किसी लैंग्वेज में होते हैं। जैसे यहाँ पर दैट वर्ड को लेके वो 3 फोनीम बता रहे हैं कि इसमें 3 फोनीम है। क्या क्या है? अभी हमने दिस में भी देखा था, एक फोनीम हुआ ये, दूसरा हुआ ए, और तीसरा हुआ टी, जिसका उच्चारण एकदम टी का टी जैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये फोनीम कहते हैं जब किसी शब्द को हम अलग अलग हिस्से में तोड़ते हैं, उसे बांटते हैं। तो टीएच है तो द का उच्चारण कर रहा है, ए जैसा है वैसा ही बोला जा रहा है, और ए मतलब स्मॉल, मतलब दैट में ए उतना प्रोमिनेंट नहीं है, और टी फिर अपना उच्चारण अपने जैसा प्रोमिनेंट उच्चारण है। फिर आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी एक साइंस है जो कि शब्दों के हिस्सों से संबंधित है। मॉर्फोलॉजी फॉर्म ऑफ वर्ड्स को बताता है, किस फॉर्म में वर्ड है, तो यह आकृति विज्ञान कहते हैं। तो द मोस्ट बेसिक वर्ड फॉर्म्स कैन बी डेकोरेटेड विथ ए बंच ऑफ प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो ये मॉर्फोलॉजी हमें प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में बताता है। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय जो होता है, जो उपसर्ग क्या होता है, जो अलग अलग प्रेफिक्स होता है, मतलब शब्दों, किसी शब्द के पहले यूज करना, बिफोर द वर्ड। तो इसमें क्या हो सकता है कि वर्ड है ड्यू, उसके पहले अगर हम अन लगा दिए तो ये हो गया प्रेफिक्स। और सफिक्स क्या हुआ? जब हम किसी
वर्ड के बाद में लगाते हैं। सपोज ये वर्ड है बैड, इसके बाद हमने ली लगा दिया, तो यहाँ पर ये हो गया सफिक्स, यहाँ पर ये हो गया प्रीफिक्स क्योंकि ये पहले लगा, और ये हो गया सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय जिसको हिंदी में कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग को हम मॉर्फिम कहते हैं, मतलब अर्थ की सबसे छोटी इकाई को मॉर्फिम कहते हैं। तो दो टाइप का मॉर्फिम होता है, एक होता है फ्री मॉर्फिम और दूसरा होता है बाउंड मॉर्फिम। अब हम इसको देखते हैं कि निःशुल्क और बाउंड मॉर्फिम क्या है। तो फ्री मॉर्फिम क्या है? तो फ्री मॉर्फिम में आता है, दूसरे कलर से लिखते हैं, फ्री जिसमें क्या है, जो वर्ड्स फ्री हैं, ये आपको ये भी सी टेट में आ सकता है, जैसे रेट मैट कैट कुछ भी लिखिए, ये फ्री मॉर्फिम है, ठीक है, कोई भी वर्ड। और बाउंड मॉर्फिम क्या होगा? बाउंड मॉर्फिम में आ गया ये प्रेफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। तो ये बाउंड है, क्यों? क्योंकि ये किसी शब्द के पहले लगता है या किसी शब्द के बाद में आता है। तो जैसे प्रेफिक्स में क्या आ गया, यहाँ पर एक और उदाहरण हमने दिया, एन और अन। एन को हमने एबल के पहले लगा दिया तो एनेबल हो गया, और अन को भी एबल के पहले लगाया तो वो अनेबल हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रेफिक्स। और सफिक्स क्या है? यहाँ ली एल वाई ही है, तो ये कैन, ये हम ली और मेंट। तो बैड का तो हमने यहाँ उदाहरण लिया था, यहाँ पर मेंट को लिया, रिटायर के बाद हमने मेंट लगा दिया तो ये प्रेफिक्स हो, सफिक्स हो गया। तो ये जो मेंट वर्ड आया ये हो गया सफिक्स। तो क्या हुआ? फ्री मॉर्फिम क्या है? जिसमें फ्री वर्ड्स होते हैं। बाउंड मॉर्फिम जो है किसी के शब्द के आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं, या तो वो प्रीफिक्स होते हैं या तो सफिक्स होते हैं, या तो उपसर्ग होते हैं या तो प्रत्यय होते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी का जो ज्ञान है हमारे भाषा में, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी हमारा शब्द भंडार या शब्दावली का विकास होता है, हमारी भाषा के शब्दावली का विकास करने के लिए। फिर आता है एक्सटेंसिव वोकेबलरी। तो शब्दावली को हम वर्ड स्टॉक के, वर्ड पावर, वर्ड स्टॉक या वर्ड शब्द भंडार के रूप में हम जानते हैं, या शब्द शक्ति, वर्ड स्टॉक या शब्द शक्ति, शब्द शक्ति या शब्द भंडार के रूप में हम जानते हैं। और ये जो है शब्दावली का भंडार जो है, हमारे जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे हम ज्यादा पढ़ाई करते हैं, तो ये बढ़ता जाता है। और ये शब्द भंडार जो है, ये हमारे बातचीत के लिए, संचार के लिए बहुत ही मौलिक उपकरण है, मतलब ये फंडामेंटल टूल है। हमारे पास वर्ड पावर होगा तभी हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं। और जब हम नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे पढ़ने के लिए एक्सटेंसिव वोकैबुलरी बहुत जरूरी होता है, ताकि हम दूसरी भाषा को भी सीख सके। सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एक्सटेंसिव वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। अब आता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या है? ये इसका संबंध है कि किस तरह से वक्ता और श्रोता के बीच में बातचीत होती है, और वो व्यवहारिक, उसमें क्या होता है कि लिसनर प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। लिंग्विस्टिक यूज ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस ऑफ, इसमें क्या होता है? लिंग्विस्टिक साइंस ऑफ, of words and sentences in actual situation, the study of practical aspects of human acts, action and thought। तो ये क्या है? व्यवहारिकता है या प्रयोजनवाद है? एकदम व्यवहारिक है। तो इसमें ये कहते हैं कि वाक्यों को वास्तविक परिस्थिति में हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, इसका अध्ययन ही प्रैग्मेटिक्स होता है। कि शब्दों का या भाषाई विज्ञान में के शब्दों और वाक्यों का वास्तविक परिस्थितियों में किस तरह से प्रयोग होता है, इसका अध्ययन को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो यह मानव क्रिया के विचार,
और थॉट और ह्यूमन एक्शन के व्यवहारिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को अध्ययन करता है। क्या करता है ये? मनुष्य के एक्शन और उसके थॉट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को अध्ययन किया जाता है प्रैग्मेटिक्स में। अब देखेंगे थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा को अधिग्रहण करने का 3 तरीका है। 3 प्रकार से भाषा अधिग्रहण किया जाता है या भाषा प्राप्त किया जाता है या सीखा जाता है। तो इसमें पहला है रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज में क्या होता है? ग्रहणशील भाषा। ये क्या है? इसे एनकोडर और डिकोडर लैंग्वेज भी कहा जाता है। एनकोडर क्या हुआ? अभी जैसे एनकोडर और डिकोडर। यहाँ पर एनकोडर हो गई मैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप तक जो पहुंच रही है मेरी भाषा, तो आप उसको समझ पा रहे हैं, दैट इज नो यू आर डिकोडर। तो हु स्पीक्स, स्पीकर इज एनकोडर एंड लिसनर इज डिकोडर। तो ग्रहणशील भाषा भाषा का इनपुट है। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज का इनपुट है, मतलब बोली जाने वाली जो भाषा है उसको कोई जैसे कैसे समझता है या कैसे समझने की क्षमता है स्पोकन लैंग्वेज को, जो कि कोई सुनकर या पढ़कर समझता है। तो एनकोडर हो गया बोलने से जो दूसरे को समझ में आ रहा है, तो पढ़ने से ये हो गया सुनकर, और या पढ़कर भी किसी का लिखा हुआ मटेरियल को भी आप जब पढ़कर समझते हैं तो दैट इज नोन एज रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो जब भी आप भाषा को रिसेप्टिव लैंग्वेज को आप समझना चाहते हैं तो या ग्रहण करना चाहते हैं भाषा में, तो आपको अपने ग्रहण करने की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि आप किसी भी भाषा को जब ग्रहण करते हैं सुनकर और सुनकर और पढ़कर जब ग्रहण करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज करना होगा ताकि आपको ये ग्रहण करने की क्षमता में विकास हो। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। अटेंशन, जब कोई बोल रहा है या आप जब कुछ पढ़ रहे हैं तो उसे ध्यान से पढ़े। कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो भी आप सुन रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं उसे समझे। फिर रिटेंशन, जो भी आपने सुना और पढ़ा उसको याद रखें दिमाग में, लंबे समय तक उसको समझें और उसको स्मरण शक्ति में धारण करें। फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या है कि जो आपने सुना और जो आप पहले से जानते थे उसको सबको एकीकृत करें, उसको एकीकरण करें, अपने नॉलेज को, नए नॉलेज को पुराने नॉलेज के साथ इंटीग्रेट करना। तभी आपका रिसेप्टिव कैपेसिटी या एबिलिटी बढ़ेगी। तो इसमें क्या करना होता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसको ध्वनि के प्रति अवेयरनेस, जब सुन रहे हैं आप तो ध्वनि के प्रति अवेयरनेस, किस तरह से उसका उच्चारण किया जा रहा है, किस तरह से। फिर आपकी एबिलिटी टू नोटिस, जो बोला जा रहा है उसको नोटिस करना, सोचना। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, मतलब कि आप जो भी सुन रहे हैं उसके प्रति आपको जागरूकता, ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि को सुनना, उसका प्रोनाउंसिएशन को समझना, ये सारी जागरूकता। साउंड सिंबल शब्द, मतलब जो भी साउंड का सिंबल है या एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साउंड विच इज नेसेसरी फॉर गुड स्पेलिंग एंड रीडिंग। तो जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे स्पेसिफिक साउंड, जैसे हम बोलते हैं स, तो श, द, द, तो जब आप लिखे इसको सुनेंगे और इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तभी तो आप सही सही लिख पाएंगे। और सही सही स्पेलिंग, सही लिखने के लिए इसका सही उच्चारण आपको समझना होगा, इसका स्पेसिफिक साउंड पर ध्यान देना होगा कि स बोला गया कि श बोला गया, द बोला गया कि द बोला गया। तो औद्योगिक बोला जा रहा है तो आप कैसे लिखेंगे, और शतायु बोला जा रहा है तो आप कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से आपको कहाँ पर अड़ा, जो न और अणा, इसमें आपको इस क्षण बोला जा रहा है कि क्षण बोला जा रहा है, ये सारी चीजों को समझना। स्पेसिफिक साउंड को अगर आप समझेंगे तभी उसका आप सही लिख पाएंगे या सही पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए ये फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की आवश्यकता है। फिर कॉग्निटिव लैंग्वेज होता है। कॉग्निटिव लैंग्वेज में क्या होता है कि जो किसी भी व्यक्ति ने ग्रहण किया, जो लैंग्वेज को उसने रिसीव किया
और उसे मेमोरी में प्रोसेस कर दिया या अपने स्मृति में पिछले ज्ञान के साथ उसको इंटीग्रेट किया या प्रोसेस किया, पहले से जो नॉलेज था उसके साथ नए नॉलेज को इंटीग्रेट करना। तो इंडिविजुअल तब क्या होगा, फिर नए विचार का जन्म होगा और कॉग्निटिव लैंग्वेज जो है वो फिर क्या होगा, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होगा, मतलब ज्ञान का एक हिस्सा आपका कॉन्सेप्ट, नए विचार बनेंगे, नए प्रत्यय बनेंगे और फिर एक जो भी आपने भाषा, संज्ञानात्मक भाषा में जो भी सुना और उसको प्रेषित किया अपने माइंड में, तो उससे मिलकर आपका एक नया अवधारणा का निर्माण होता है। जो आप भाषा के संचार के उद्देश्य से जो अनुभव आपके अंदर जाता है, ये वो आप में नई अवधारणा का निर्माण करता है। सपोज कि आपने जो भी सुना भाषा से और आप पहले से जो जान रहे, तो उसके साथ मिलकर आप एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जो भी अनुभव या कॉन्सेप्ट या का निर्माण होता है वो आपकी भाषा में वृद्धि करता है और लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के लिए आपने वो आइडियाज को अपने स्मृति में उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, पुरानी स्मृति के साथ, और नया ज्ञान का निर्माण करते हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या होता है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अपने हाव भाव का भी हम प्रयोग करते हैं। जेस्चर्स का मतलब हुआ हाव भाव। कभी कभी हम अपने हाव भाव से भी कुछ अपने एक्सप्रेशन जो हम बोलते नहीं हैं और अपनी बात को कह जाते हैं, जैसे क्रोध दिखाते हैं, टीचर गुस्सा दिखाते हैं क्लास में तो आंख दिखाते हैं बच्चों को डराने के लिए, या फिर फ्राउनिंग फेस बनाकर बच्चों को ये अपना अनॉयंस या अपना कोई चीज, अपनी नापसंदगी को वो जाहिर करते हैं, तो इशारों के माध्यम से। और ये स्पीकिंग, राइटिंग या हाव भाव से, भाव भंगिमा से बता देते हैं। तो ये व्याकरण के जो व्याकरण के नियम से चलता है वो आपके वाक्य की संरचना बनती है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उससे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और वर्ड मीनिंग सेमेंटिक्स। तो मतलब क्या है कि आपका जो स्पीकिंग, राइटिंग और जेस्चर्स से जो चीज होता है ये, और व्याकरण के नियमों से जो बनता है वो वाक्य रचना है। और जो मॉर्फोलॉजी जो आकारिकी है, मतलब कि शब्द का अर्थ बताता है, वो सिमेंटिक्स है। तो मतलब सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के जरिए आप अपनी शब्दों, वाक्यों और इशारों से अपना संदेश या अपना कम्युनिकेशन आप करते हैं। तो इसे हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहते हैं, मतलब आप अपने को अभिव्यक्त करते हैं। कैसे कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो वर्ड्स के जरिए, वाक्य के जरिए, या अपने भाव भंगिमा से, अपने हाव भाव से। तो हाव भाव भी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के तहत आते हैं। लैंग्वेज स्किल 4 है जो कि हम जानते हैं। पहला है लिसनिंग, पहले हम सुनते हैं, फिर रीडिंग, सुनना और पढ़ना, ये रिसेप्टिव स्किल हुआ, क्योंकि सुनकर भी हम रिसीव कर रहे हैं, पढ़कर भी रिसीव कर रहे हैं। और जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्टिव। तो लिसनिंग जब होता है तब जब हम नया लैंग्वेज सुनकर सीखते हैं, जब दूसरे लोग बोलते हैं और हम सुनते हैं तो हम नई भाषा सीखते हैं। और रीडिंग कब होता है? जब हम प्रिंट रूप में या किताब के रूप में सिंबॉलिकली बने हुए चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तब हम भाषा को सीखते हैं पढ़कर। और बोलना क्या है? जब हम कोई कुछ सुनते हैं कुछ भी दूसरे से और उसे हम रिपीट करते हैं तो उसे हम स्पीकिंग कहते हैं। राइटिंग क्या है? भाषा, जब हम जो भी सिंबल्स पेपर्स में पढ़ते हैं या प्रतीक शब्दों को हम जब कागज पर पुनः पेश करते हैं तो उसे हम राइटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि पहला क्या है कि हम पहले सुनते हैं, सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं। तो हम कान से सुनते हैं फिर बोलते हैं।
तो कैसे बोलते हैं, यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो यह कौन सा कार्य हुआ, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का प्रोडक्टिव, सुनकर हमने बोला। तो ये डायनेमिक रिलेशनशिप है बिटवीन क्या, ओरल और रिटन लैंग्वेज, ठीक है, स्पीक कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं उसके बाद, या फिर हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं आंख के द्वारा, बोल राइटिंग करते हैं रिटन लैंग्वेज में, या बोलते। उसके बाद रिसेप्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, ये लिसनिंग और रीडिंग, यहाँ हम रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्टिव यूज है, क्या क्या, स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लेकिन जब हम सुनते हैं, जब हम बोलते हैं तो सुनते भी हैं, दो क्रिया एक साथ हो रही है, और जब हम लिखते हैं तो हम पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लिसनिंग जो है वो कान के द्वारा सुन रहे हैं, और रीडिंग है आंख के द्वारा। तो यहाँ पर हम मैसेज रिसीव कर रहे हैं, ये एक्टिव प्रोसेस है, सुनना और पढ़ना, ये पैसिव प्रोसेस नहीं है, एक्टिव है। और यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। तो ये लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग, है ना। तो ये सारा प्रोसेस है लैंग्वेज को, लैंग्वेज स्किल है जिससे कि हम लैंग्वेज लर्निंग करते, ये 4 स्किल्स है। अब लैंग्वेज एक्विजिशन का या भाषा अधिग्रहण कैसे होता है, इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। तो साइकोलॉजिस्ट हमेशा मनुष्य के एबिलिटी से चकित रहे हैं कि उसका कैसे वो भाषा अधिग्रहण किया, प्रारंभिक रूप से जब कैसे प्रारंभिक अधिग्रहण करता है भाषा। इसके लिए उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे थ्योरी दिए हैं, जिससे कि ये पता चलता है, इसके कई सिद्धांत दिया गया है जो बच्चे को भाषा समझना और बोलना सीखने के बारे में है। तो सबसे पहला सिद्धांत दिया है बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ने, इसे बिहेवियरिज्म के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह बताता है कि यह व्याख्या करता है कि मनुष्य किस तरह से भाषा अधिग्रहण करता है। तो उनका कहना है कि बिहेवियरल थ्योरी जो है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सभी ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सीखा जाता है। मनुष्य के, उनके अनुसार कहना है कि कोई भी व्यवहार जो है मनुष्य का वो सीख कर आता है। मनुष्य कोई भी व्यवहार करता है तो उसे सीखता है, हर चीज, एवरीथिंग थ्रू द मैनर ऑफ कंडीशनिंग। उनका कहना है कि हर चीज वो कंडीशनिंग के तरीके से सीखता है। तो भाषा अधिग्रहण भी उनका एक बिग एंड कॉम्प्लेक्स केस ऑफ कंडीशनिंग उनका कहना है। कंडीशनिंग के लिए उन्होंने BF स्किनर का कंडीशनिंग थ्योरी का बताया है कि ये सब कुछ क्या है कि शब्दों को पहचानना और उसके बाद उसको वर्ड के साथ जोड़ने के बारे में है, जो कि बच्चा माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ शुरू करता है। तो वो भाषा किस तरह से सीखता है, तो वो माता पिता और जो भी उसके सराउंडिंग होते हैं उनसे सीखता है। तो बच्चा कैसे सीखता है, वो कोई चीज को सुनकर बार बार सुनता है और उसके बाद वो सीखता है। तो अगर बच्चा देखता है कि जब उसको बॉटल से फीड कराया जा रहा है, उसके पहले वो शब्द सुनता है कि बच्चे को दूध पिला दो, या और उसके बाद उसे बॉटल में दूध दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि 2-4 बार ऐसा देखने से उसको ये समझ में आ जाता है, वो सीख जाता है कि मिल्क जो है वो एसोसिएटेड है बॉटल से। तो वो बॉटल देखते ही उसे मिल्क का पता चल जाता है। तो इससे उसे क्या होता है कि उसका लैंग्वेज एक्विजिशन इस तरह से किससे आधारित हो गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। मतलब क्या है कि लैंग्वेज वो क्या करता है कि कैसे अधिग्रहण करता है, वो कोई चीज को देख देख कर। इसके लिए स्किनर का एक सिद्धांत था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत में उन्होंने
बच्चे बच्चे के बारे में बताया कि वो सही लैंग्वेज कब सीखता है, जब देखता है कि कोई भी बिहेवियर अगर वो कर रहा है, अगर वो दूध के बोतल को देखकर मिल्क बोलता है और लोग उसको प्रेज करते हैं, स्माइल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो इस चीज को सीख लेता है, वो उसको मजबूत, उसको लगता है री मिल रहा है, उसके व्यवहार को री किया जाता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, स्माइल करते हैं, वो प्रेस करते हैं। तो इसलिए वो उस चीज को री उसको यह लैंग्वेज को लर्न करने में मदद करता है। मतलब वो बॉटल देखते जब वो दूध बोलता है और लोग उसको प्रेस करते हैं, स्माइल करते हैं, तो उसे ये सीखने में मदद मिलती है कि उसने मिल्क बोलना सीख गया या दूध पीना है बोलना सीख गया। तो ये बिहेवियरिस्ट लोग का कहना है कि लैंग्वेज जो है वो कैसे सीखता है, तो बच्चों को जब उसके लिए भाषा सीखने के लिए री मिलता है, उसे बड़ाई की जाती है, उसको प्रशंसा की जाती है, उसे पॉजिटिव प्रेज मिलता है। तो ये नेचर और नर्चर डिबेट में, भाषा सीखने के नेचर और नर्चर डिबेट में स्किनर ने नर्चर पर जोड़ दिया। नेचर और नर्चर डिबेट क्या बताता है? नेचर और नर्चर डिबेट में बताता है कि बच्चा कुछ, नेचर का मतलब है कि इनहेरिट करता है, तो बच्चा हेरिडिटरी होता है कि बच्चा शब्द सीख जाता है। और नर्चर डिबेट करता है कि नहीं, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है और जब उसे इस इन्वायरमेंट से री मिलता है, तो या प्रशंसा मिलती है, तब वो चीज को सीख लेता है। तो प्रकृति और पोषण संबंधी विश्वास में वो हेरिडिटरी को ना बल देकर उन्होंने नर्चर या पोषण को, प्रकृति और पोषण में उन्होंने पोषण पर बल दिया कि जिस तरह से बच्चे को तैयार किया जाता है, जिस तरह से उसको रीइंफोर्समेंट मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में पर उन्होंने जोर दिया। ये नहीं कि बच्चा अपने आप सीखता है, ये बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट करके सिखाने की बात पर जोर देता है। दूसरा है यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, जिसमें कि नोम चॉम्स्की का दिया हुआ सिद्धांत है। नोम चॉम्स्की एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहेवियरिज्म को अटैक किया, उन्होंने बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद के सिद्धांत को नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये नहीं है। उन्होंने अपने, नोम चॉम्स्की ने अपना सिद्धांत 1957 में दिया था। उन्हें फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है। उनका मानना है कि माता पिता और बच्चों का जब इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, वो क्या होती है, माता पिता और बच्चों की असीमित बात होती है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल और अनौपचारिक बातचीत होती है। कोई वो मतलब कर्टसी में बात करे या कर्टियस होकर बात नहीं करता, अनौपचारिक जो मन में आता है बच्चे बोलते हैं और बहुत सारा इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए ये जो है, ये इंटरेक्शन और ये जो कि अनलिमिटेड और इनफॉर्मल है, ये भाषा के अधिग्रहण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नोम चॉम्स्की का मानना है कि मनुष्य जो है वो बायोलॉजिकल वायर्ड फ्रॉम लैंग्वेज, मतलब कहना है कि मनुष्य जो है वो जन्मजात, जैविक रूप से, बायोलॉजिकल जन्मजात लैंग्वेज से जुड़े होते हैं। उनका कहना है कि बच्चों में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसे उन्होंने लैड कहा, LAD, लैड। उनमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ऑटोमेटिक होता है, जो उनके अंतर्निहित होता है, उनके अंदर होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। वो उन्हें भाषा सीखने के लिए प्रेरित करता है, अनुमति देता है। वो अब उन्हें भाषा सीखने में मदद करता है, अलाउज देम टू लर्न लैंग्वेज, जो कि उनके अंदर जन्मजात होता है। यह बच्चों के लिए स्वाभाविक होता है कि वो भाषा सीखें। इसके लिए वो बायोलॉजिकली उनका लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो उनके शारीरिक बनावट के साथ बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो उनका कहना है कि राइटिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आता है। पहले बच्चे लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में पहले वो बोलना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। तो बच्चे जो हैं सो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है LAD,
का प्रयोग करते हैं और अपने आप वो अपनी मातृभाषा और ग्रामर को सीख जाते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर जो उनकी भाषा का होता है, मातृभाषा का, वो सुन कर सीख लेते हैं। तो उनका कहना है कि नेचर और नर्चर, प्रकृति और पोषण का जो डिबेट चलता है उसमें उन्होंने नेचर पर जोर दिया। उनका कहना है कि वो उनके अंदर जन्मजात होता है, इसलिए उन्हें कोई री की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि बिहेवियरिस्ट बोले कि उनको री मिलता है, तब बच्चे सीख जाते हैं जल्दी जल्दी। जब वो कोई चीज, कोई भाषा का शब्द बोलते हैं या सेंटेंस बोलते हैं और उन्हें जब प्रशंसा मिलती है तो उसे वो अधिग्रहण जल्दी होता है। लेकिन नोम चोम्स्की का कहना है कि चूंकि बच्चों के अंदर लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ऑलरेडी होता है, तो इसलिए वो नेचर का देन है, वो उनके जन्मजात होता है, वो उनके अंदर अंतर्निहित होता है। जैविक रूप से वो इसके लिए तैयार होते हैं, इसलिए उनको कोई री की जरूरत नहीं होती है। और उन्होंने नेचर और नर्चर डिबेट में उन्होंने नेचर को प्राथमिकता दी है और उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण पर जोर दिया कि उनका कहना है कि बच्चे के अंदर अंतर्निहित शक्ति होती है जिससे कि वो भाषा को खुद से अधिग्रहण कर लेता है और उसका ग्रामर को भी सीख लेता है। अगला है कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि भाषा अधिग्रहण जो बच्चे में होता है वह मानसिक और संज्ञानात्मक विकास है। वो बच्चा क्या करता है कि नेचर और पियाजे ने नेचर और नर्चर जो डिबेट चल रहा है बहस, उसमें उन्होंने दोनों को इम्पोर्टेंस दिया। उनका कहना है कि भाषा अधिग्रहण में जन्मजात प्रतिभा के साथ साथ पोषण, प्रकृति के साथ साथ पोषण, दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। उनका कहना है कि दोनों का अपना रोल है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है कि मेंटल कैपेसिटी का विकास का परिणाम है। उनका कहना है कि जब मेंटल कैपेसिटी, मानसिक क्षमता का विकास होता है, तो वो सीखने की, जब मानसिक क्षमता का विकास होता है तो बच्चे भाषा सीखते हैं। तो ये कैसे सीखता है, ये कैसे होता है मानसिक क्षमता का विकास? तो बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास होता है। उनका कहना है कि बच्चे बड़े होते हैं और वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं और ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं और बहुत सारे प्रत्ययों को सीखते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। तो लैंग्वेज इन भाषा तब अपरिहार्य हो जाती है और वो भाषा में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा किसके लिए प्रचलित है? इन सिद्धांतों का प्रयोग सेकंड लैंग्वेज के एक्विजिशन के लिए होता है। फर्स्ट लैंग्वेज तो बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यह सारे सिद्धांत एकमात्र सिद्धांत नहीं है और ना ही कोई सिद्धांत ज़्यादा अच्छा है दूसरा कम है। ये कह रहा है कि कहने का मतलब है कि ये सारे सिद्धांत जो हैं वो हर सिद्धांत का कुछ न कुछ क्रिटिसिज्म हुआ। कोई भी सिद्धांत अपने आप में संपूर्ण नहीं है, चाहे वो बिहेवियरिज्म हो, चाहे वो यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ इनेट थ्योरी हो नोम चोम्स्की का, या फिर पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी हो। सबकी कुछ न कुछ आलोचनाएं हुई हैं। तो लेकिन हर सिद्धांत जो है वो कुछ न कुछ भाषा को सीखने की प्रक्रिया में कुछ न कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इंसाइट देता है, ह्यूमन माइंड को बताता है कि किस तरह से भाषा की प्रक्रिया डेवलप होती है। इसलिए ये सभी सेकंड लैंग्वेज के सीखने में ये सारे इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।